দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक वाला पॉइंट डिस्कस किया था, और जो भी क्वेश्चन किया था उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है करने से हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसा ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो किया ही था। चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन 5 देखो क्या बोला है। On 1st April 2002, the stock of Sri Ramesh was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which following particular were ascertained। बोल रहा है कि रमेश बोल के कोई मतलब बिजनेसमैन है, उनके वहां पर जो है आग लग गया था, बट उन्होंने क्या किया है, कुछ जो है रिकॉर्ड्स को सेव भी किया, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, ईयर के एंडिंग में कितना स्टॉक था। ये 2001 का बात हो रहा है, जबकि फायर ऑकर हुआ है 2002 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2002, मतलब ये प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है। परचेज फॉर द ईयर एंड, मतलब यहाँ से देख के यहाँ से यहाँ देखोगे तो सारा डेटा जैन से लेके दिसंबर 2001 का दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 4,87,000। परचेज देखो, अब नेक्स्ट जो ईयर स्टार्ट हुआ वहां से लेके 31 मार्च यानी अप टू द डेट ऑफ फायर तक का है 1,62,000। सेल्स भी उस पीरियड का ये बता रहा है 2,31,200। In valuing the stock for balance sheet as at 31st December 2001, 2,300 had been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost 6,900। मतलब जब 2001 31 दिसंबर 2001 को स्टॉक टेकिंग किया गया था, तब देखा गया कि 2300 का 2300 से एक स्टॉक का वैल्यू को कम कर दिया गया है, क्योंकि वो पोर सेलिंग लाइन आइटम था जिसका एक्चुअल कॉस्ट था 6,900, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट को ना पढ़ने के पहले हम लोग एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिला है ना उससे डेटा क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या, मतलब यहाँ पर जो है हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फिर बाकी डेटा पढ़ते पढ़ते लिख लेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला हम लोग करें। हमें पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 जनवरी 2021 से लेके हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 31 2021 तक का, ठीक है। जैसे कि उसमें दिया हुआ है कि 1 जनवरी को स्टॉक का वैल्यू था 73,500, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक था 73,500, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 79,600, ठीक है। ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 79,600। अच्छा, उसके बाद परचेज हुआ है 3,98,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहां से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसमें परचेज हुआ है 3,98,000 रुपीज का। और उसके बाद हम लोग को जो इंफॉर्मेशन मिला कि 1 अप्रैल को जो है आग लगा था, ठीक है। 1 अप्रैल को फायर ऑकर हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1 अप्रैल 2002। इस डेट को जो है ये एक्सीडेंट ऑकर हुआ, फायर ऑकर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 4,87,000, मतलब इस पीरियड का सेल्स था 4,87,000, ठीक है। 31 दिसंबर 2001 का एंडिंग का। अच्छा, फिर बोल रहा है परचेज 1/1/2002 से लेके 31 दिसंबर 2002, मतलब यहां से लेके 1/1/2002 मतलब यहां से स्टार्ट होगा, उससे लेके 31 मार्च 2002। ये देखो 31 मार्च 2002 तक का। 31 मार्च 2002 का मतलब ही 1 अप्रैल 2002, यहाँ तक का जो परचेज है वो है 1,62,000। मतलब ये जो फायर ऑकर हुआ यहाँ से लेके, मतलब नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ वहां से लेके फायर ऑकर होने के डेट तक का, ठीक है। वहां से लेके फायर ऑकर होने के डेट तक का जो है यहाँ पर देखो, परचेज का वैल्यू हमें बताया है 1,68,000।
और सेल्स का वैल्यू बताया है, सेल्स का वैल्यू बताया है 2,31,200, 2,31,200। मतलब लास्ट दिन हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था, मुझे जितना याद है, उसमें हमें कभी भी प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन नहीं था, हमें सिर्फ उस साल का डेटा गिवन था जिस साल फायर ऑकर हुआ है। लेकिन अभी हमें ना ये डेटा भी गिवन है। मतलब नॉर्मली हमें स्टेप वन में क्या कैलकुलेट करना पड़ता था, देखो मैंने जो नोट्स लिखवाया था कि स्टेप वन में हमें हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है प्रीवियस ईयर का जीपी, ठीक है। लेकिन अगर वो कैलकुलेशंस ऑलरेडी हमें गिवन है, जीपी रेशियो गिवन है, तो फिर हमें वो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन ये वाला वो क्वेश्चन है जहां पर हमें स्टेप 1, 2, 3, 4 चारों ही अप्लाई करने को मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वहां स्टेप 1 हमें कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, पीएसएल का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद क्या बोला था, यहाँ पर बोला कि जब स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ 31 दिसंबर 2001 को, मतलब कब का बात हो रहा है, 31 दिसंबर 2001, मतलब इस डेट को, ठीक है। यहाँ पर जब स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है बोल रहा है। तो स्टॉक का जब वैल्यूएशन हुआ बोल रहा है 2300 का वैल्यू से कम कर दिया गया है एक स्टॉक को, जिस जो पोर सेलिंग लाइन था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 6900, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अगर ये देखो एक स्टॉक था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 6900, क्योंकि वो पीएसएल टाइप था तो उसको राइट ऑफ कर दिया गया है 2300 से, ठीक है। तो इसका मतलब राइट ऑफ करने के बाद उसका वैल्यू कितना आ रहा है 4600। और हम लोग AS2 में देखते हैं कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब ये जो टोटल स्टॉक का वैल्यू है उसमें ये 4600 इंक्लूडेड है पोर सेलिंग लाइन आइटम का। मतलब यहाँ पर जब स्टॉक वैल्यू किया गया तो एक पीएसएल स्टॉक मिला जिसका ओरिजिनल कॉस्ट इतना था, जिसका वैल्यू इतने से कम करके इतना कर दिया गया। इसका मतलब ये 79,600 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें पोर सेलिंग लाइन आइटम वाला स्टॉक भी है और गुड स्टॉक भी है। मतलब बोले तो एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों तरीके का स्टॉक है, ठीक है। जिसमें से एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यू कितना है 4600, ठीक है। एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यू हो गया 4600। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, मतलब ये जो पोर सेलिंग लाइन आइटम था उसका एक पोर्शन बिक गया है मार्च 2002 में 250 एट ए लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। बोल रहा है ये जो पोर सेलिंग लाइन आइटम था ना 6900 का, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस था। इसको हम लोगों ने कम करके कर दिया 4600। अब क्या हुआ, इससे एक पोर्शन का स्टॉक बेच दिया गया है जो कि 250 लॉस में बेचा गया है, ठीक है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450। क्या बोल रहे हैं, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो 3450 था, ये तो टोटल है। इसमें जो 3450 वैल्यू वाला स्टॉक था वो स्टॉक सेल कर दिया गया है 250 के लॉस में। तो सेल वैल्यू क्या होगा, अगर कोई स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू 3450 है और उसे हम लोगों ने 250 लॉस में बेचा है, तो माइनस करना पड़ता है। लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होता है तो प्लस। तो इसका मतलब हो गया 3200 में इसे सेल किया गया होगा, ठीक है। 3200 में इसे सेल किया गया होगा। और यहाँ पर बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक, जो बाकी बच गया, वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी ओवर दिस ओरिजिनल कॉस्ट। बोल रहा है कि ये पीएसएल आइटम बेचने के बाद जो स्टॉक बच गया उसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करेंगे। मतलब ये राइट डाउन वाले वैल्यू पे हम लोग अब इसे जो है नहीं दिखाएंगे। मतलब हम फिर से बता दे रहे हैं, देखो ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। पहला बात तो ये बोला, यहाँ जब स्टॉक का वैल्यू किया गया तो एक पीएसएल आइटम मिला जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 6900 था, जिसको हम लोगों ने 2300 से राइट ऑफ कर दिया। मतलब इसके अंदर ये स्टॉक 4600 से है। अब बोल रहा है कि जो पीएसएल स्टॉक था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है 6900, उसमें से 3450 का स्टॉक बेच दिया गया, 3450 सेल हो गया। तो बाकी 3450 क्या है, इसको वैल्यू करने बोला है, वैल्यू एट ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब ये कम किए गए प्राइस में वैल्यू नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में अभी अभी हमें बताया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इस पीरियड में जो सेल किया है उसमें अगर हम लोग का पोर सेलिंग लाइन आइटम का भी सेल है, उसका वैल्यू भी बता दिया कितने में सेल हुआ है, ठीक है। तो इस सेल में क्या है ना, इस सेल के अंदर हम लोग का पीएसएल सेल भी है, पीएसएल सेल है
जो कि कितने का है 3450 माइनस 250, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे 250 का लॉस बोल रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा है 3200। ठीक है, सेल का वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा है 3200। अच्छा, इसके बाद और यहाँ पर देखो बाकी बोल रहा है ओरिजिनल, बाकी बचा हुआ स्टॉक को हमें ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करना है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट पहले जैसा ही रहेगा। सैलवेज वैल्यू है 5800। यहाँ पर जो स्टॉक हम लोगों ने बचा लिए उसका सैलवेज वैल्यू है 5800, और पॉलिसी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है हम लोग का 50,000। ये देखो पॉलिसी वैल्यू भी 50,000, और बोल रहा है एवरेज क्लॉज के हिसाब से कितना हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वर्कआउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। तो हमें बताना है कितना हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा उसके लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ। तो मुझे यहाँ का पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम ये निकाल लेते हैं फिर निकालेंगे कि टोटल लॉस कितना है, फिर उस पे हम लोग एपोर्शन करेंगे कि मुझे पॉलिसी वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा। क्योंकि मेरा प्रीवियस 4 स्टेप होता है, प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है तो हम जीपी निकालेंगे। इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया था ये डेटा नहीं मिलता था क्योंकि इसके बदले हमें जीपी दिया हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हमें प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st of December 2001। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 73,500। फिर टू परचेज 4 लाख नहीं 3,98,000। इसको हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं, बताते हैं क्यों। ठीक है, फिर यहाँ पर बाय सेल्स 4,87,000, और बाई क्लोजिंग स्टॉक इसको भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में 79,600। देखो हम लोगों ने लास्ट दिन एक रूल्स पढ़ा था कि अगर कोई एबनॉर्मल या पीएसएल आइटम है हमारे क्वेश्चन में तो उस आइटम को एक्सक्लूड करके हमें जो है कोई भी अकाउंट ओपन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी प्रिपेयर होगा एक्सक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक वहां पर हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, तो एबनॉर्मल स्टॉक अगर कुछ है तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखो मुझे तो पता है मेरे इस क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल स्टॉक है, लेकिन वो कितने वैल्यू से है 4,600। अगर गलती से भी तुम लोग 6,900 या 2,300 कुछ भी लिखते हो तो वो गलत ट्रीट होता है। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, इसके अंदर एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल आइटम का ओरिजिनल कॉस्ट इतना था उसको इतने वैल्यू से कम कर दिया गया, मतलब इसमें जो वैल्यूएशन हुआ वो ये वाला वैल्यू होगा। तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा अपना पीएसएल आइटम को, जो कि कितने का इंक्लूडेड है 4,600 के इसमें इंक्लूडेड है। माइनस करने से आ जाता है 75,000। ठीक है, माइनस करने से 75,000 आता है। अब इसको मैंने क्यों इनर कॉलम में लिखा है, देखो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जो पीएसएल आइटम आया वो कैसे आ सकता है, वो आइदर ये परचेज के थ्रू हमारे पास आ गया होगा या प्रीवियस ईयर के ओपनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग जो कि इस साल का ओपनिंग हुआ उसके थ्रू से। मतलब मेरे पास जो पीएसएल आइटम आ पहुंचा वो कैसे होगा, या तो मैंने खरीदते वक्त पीएसएल खरीदा होगा इस साल, या तो प्रीवियस किसी साल में खरीदा होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक में था। ठीक है, या तो वो मेरे ओपनिंग स्टॉक में था या तो वो मेरे परचेज में था। मुझे क्या असम्पशन लेना चाहिए, तुम लोग दोनों में से कोई भी असम्पशन ले सकते हो कि ये स्टॉक मेरा या तो परचेज में इंक्लूड होके आए या तो ओपनिंग स्टॉक में। मैंने यहाँ पर परचेज माना है तो यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कौन सा वैल्यू देना चाहिए, तो मैंने तो ये खरीदा था 6,900 में, बाद में उसका वैल्यू कम कर दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक में उतना दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 6,900। अगर मैंने खरीदा होगा तो भी उसका कॉस्ट 6,900 है, प्रीवियसली खरीदा होगा तो भी वो 6,900 में ही मुझे मिला होगा। तो जितने का इसमें इंक्लूडेड होने का चांसेस है उतने से ही माइनस करेंगे। तो परचेज में
या ओपनिंग स्टॉक में तो परचेस कॉस्ट ही दिखेगा, क्योंकि इसके कॉस्ट को कम कब कर दिया गया था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त। उसके पहले तक तो ये 6,900 का ही इसके अंदर दिख रहा था। तो हमें जब भी माइनस करना है, इससे करो या इससे करो, दोनों ही केसेस में हमें 6,900 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी माइनस करो। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग प्रिया। अब देखो हम लोग इसको करेंगे ऐड करने से यहाँ पर आ जाएगा 000 5,62,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा टोटल में 5,62,000। तो यहाँ पर आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आ रहा है मेरा माइनस करने से 3,98,000 माइनस 6,900, 3,91,100, 3,91,100 प्लस 73,500 माइनस 5,62,000, 97,400। ठीक है, 97,400 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट दिन जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सब में जीपी का रेशियो हमें दिया हुआ था, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। यहाँ जीपी रेशियो के जगह इसका क्या दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ था, जिससे हम लोग जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने जीपी का अमाउंट निकाला है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 करने से मुझे मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो जीपी कितना है, 97,400 आया। ठीक है, सेल आ गया है 4,87,000, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इंटू 100, इंटू 100। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 97,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4,87,000। तो ये आ गया 20%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रीवियसली कितना जीपी था वो निकाल लिया, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि जीपी इवनली थ्रू आउट द ईयर है। यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी, जिस साल फायर ऑकर हुआ उस साल भी हम लोग का जीपी रेशियो उतना रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कि जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डेटा हमें पुट करके मेमो ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 मंथ्स का नहीं है। इस तरीके के ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। हम शॉर्ट में इसे मेमो ट्रेडिंग लिख रहे हैं, मेमो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/2002 to 1/4/2002। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 79,600। लेकिन हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था कि हम लोग जब भी कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो मेमो ट्रेडिंग हो, अगर कोई पीएसएल आइटम है तो वो पीएसएल को हम लोग एक्सक्लूड करके बनाएंगे। तो इसमें एक पीएसएल आइटम था, एक्सक्लूड करने के बाद ये 75,000 आया। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सक्लूड करके दिखा दिया है, तो हम डायरेक्टली पीछे 75,000 को ब्रॉट डाउन कर ले रहे हैं, कि मेरा अगर जो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक 75,000 है तो मेरा वही स्टॉक जो है आगे जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब ये ट्रेडिंग में भी मेरा कोई पीएसएल मैंने नहीं दिखाया, दिखाना है भी नहीं, हमें बिना पीएसएल के ही पूरा क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे परचेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा परचेज। तो ड्यूरिंग द पीरियड कितना परचेज हुआ, 1,68,000। देखते हैं 68 था कि 62,000। ठीक है, ये 62 होगा। ठीक है, 1,62,000 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली। और उसके बाद बाई सेल्स,
तो सेल्स हम लोग का कितना है 2,31,200। यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे, बताते हैं क्यों 2,31,200। जैसे हमें पीएसएल एक्सक्लूड करके पूरा ट्रेडिंग बनाना होता है, तो क्योंकि जो मेरा पीएसएल आइटम था वो इस साल में सेल हुआ है, ऐसा मुझे क्वेश्चन बोला है, ठीक है। जो मेरा पीएसएल आइटम था वो जिस साल फायर ऑकर हुआ उस ईयर में जो है पीएसएल आइटम मेरा सोल्ड आउट हुआ है, लेकिन पूरा नहीं। कितना? ओरिजिनल कॉस्ट जो था पीएसएल आइटम का उसका 3450। देखो हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, दीज मतलब ये पीएसएल वाले गुड्स का, सोल्ड इन मार्च 2002 एट ए लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। मतलब 3450 का ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 250 के लॉस में इसे सेल किया गया है। मतलब सेल वैल्यू कितना होगा, जैसे कि मैंने अभी बोला प्रॉफिट होने से हम लोग ऐड करते हैं कॉस्ट में, तो लॉस होने से क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस लॉस करना पड़ेगा, तब मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये स्टॉक कितने में सेल हुआ। तो 3450 माइनस 250 जो कि 3200 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। मतलब इस साल के सेल में मेरा पीएसएल सेल भी इंक्लूडेड है, जो मुझे करना पड़ेगा लेस, ठीक है। पीएसएल सेल को मुझे लेस करना पड़ेगा। पीएसएल सेल कितने का है, 3450 का जो ओरिजिनल कॉस्ट वाला स्टॉक था उसको 250 लॉस में यानी 3200 में सेल कर दिया गया। तो टोटल सेल वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, ये हो गया 2,28,000, ठीक है 2,28,000। तो इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। पहले जीपी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। जीपी कैसे निकालेंगे, 2,28,000 का जो हम लोगों ने सेल किया। देखो क्योंकि मैंने पीएसएल सेल हटा दिया, इसमें दो तरीके का सेल था, गुड मतलब नॉर्मल स्टॉक का सेल भी था, एबनॉर्मल स्टॉक का सेल भी था, जिसमें से मैंने एबनॉर्मल स्टॉक वाला सेल हटा दिया। तो अभी मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो नॉर्मल स्टॉक का सेल पड़ा हुआ है। तो नॉर्मल स्टॉक के ऊपर हम लोग कितना प्रॉफिट कमाते, बोला कि इवनली थ्रू आउट द ईयर जीपी रहेगा, मतलब प्रीवियसली जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, यानी इंटू 20%, ठीक है। तो 2,28,000 के ऊपर अगर हम लोग 20% लगाते हैं 45,600 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना होगा, 45,600 प्लस 1,62,000 प्लस 75,000, 2,82,600, 2,82,600 और माइनस 2,08,000, 54,600 का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन इनके पास 54,600 का क्लोजिंग स्टॉक था। लेकिन एक चीज याद रखो, मैंने यहाँ पर क्योंकि पीएसएल आइटम हटा दिया था, देखो मेरा इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या है, इसमें सारे पीएसएल स्टॉक नहीं बिके हैं, सिर्फ 6,900 का जो ओरिजिनल स्टॉक था वो एक पीएसएल आइटम था, मतलब ये प्रॉफिट लगा के बिक नहीं सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इसके वैल्यू को 2,300 से कम करके 4,600 कर दिया था। फिर क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया कि इस पीएसएल स्टॉक का एक पोर्शन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 3,450 उसको सेल कर दिया गया है 250 के लॉस में, जिसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिखाया। तो बाकी स्टॉक क्या हुआ, बाकी स्टॉक रह गया जिसको वैल्यू करना है ओरिजिनल कॉस्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है, अगर नहीं बोलेगा तो फिर हम लोग ये 4,600 के हिसाब से वैल्यू करते हैं। यहाँ पर बोला है देखो ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या काम है, ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करना। देखो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, अब हमें कैलकुलेट करके देना है कि टोटल लॉस कितना होगा। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक कितना था। तो ये देखो ये पूरा का पूरा ना नॉर्मल स्टॉक है, इसमें कोई एबनॉर्मल स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। कैसे पता चला, देखो सिंपल सा बात है, मैंने यहां से पीएसएल हटा दिया, ठीक है। मैंने एजम्पशन लिया या तो ओपनिंग स्टॉक या तो परचेस के थ्रू से मैंने कोई पीएसएल आइटम ले लिया होगा।
तो मैंने क्या किया, जो ट्रेडिंग बनाए वहां से मैंने पीएसएल एक्सक्लूड किया, तो ये नॉर्मल स्टॉक, इसमें पीएसएल से नॉर्मल स्टॉक ट्रांसफर किया, यहाँ कोई पीएसएल सेल नहीं था, ये नॉर्मल सेल है। क्लोजिंग स्टॉक में पीएसएल था, वो भी हटा दिया, मतलब ये नॉर्मल स्टॉक। अब इसी नॉर्मल स्टॉक को मैंने जो है नेक्स्ट ईयर को ब्रॉट डाउन किया है, ठीक है। तो मेरा जो ट्रेडिंग बन रहा है वो एक्सक्लूडिंग ऑफ पीएसएल बन रहा है, फिर यहाँ पर सेल में पीएसएल था उसको भी हटा दिया। लेकिन मुझे पता है कि मेरा पीएसएल सारा सेल नहीं हुआ है, पीएसएल जो है वो ऑल सोल्ड आउट नहीं हुआ है, उसमें से कुछ पीएसएल आइटम रह गया है। कितना बोला है, जो भी रह जाएगा उसको उसके ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करना है। तो देखो इतना रह जाएगा, कैसे, देखो यहाँ पूरा लैंग्वेज पढ़ो, फिर से बोल दिया था कि ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, देखो यहाँ क्या बोला है, वैल्यू जब स्टॉक का किया गया तो ये पता चला कि 2300 हैड बीन रिटन ऑफ, हमें 2300 से वैल्यू को कम करना है, किसका, किसी एक सर्टेन स्टॉक का, जो कि पोर्ट सेलिंग लाइन है, कितने का, 6900। फिर बोल रहा है पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, मतलब ये पीएसएल वाले गुड्स का एक पोर्शन को सेल कर दिया गया है 250 के लॉस में, ओरिजिनल कॉस्ट 3450, तो 6900 का 3450 सेल हो गया, तो बाकी जो बच रहा है रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी ओवर दिस ओरिजिनल कॉस्ट। अब बोल रहा है इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही वैल्यू कर लो, ठीक है। तो फिर हमें क्वेश्चन जो बोलेगा, क्वेश्चन तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तो इन फॉलो द क्वेश्चन, तो ओरिजिनल कॉस्ट में ही वैल्यू करना है। मतलब स्टॉक जो है डेट ऑफ फायर पे ये नॉर्मल वाला था, और स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो कि पीएसएल स्टॉक था, ये एबनॉर्मल स्टॉक था, वो कितना है 3450, मतलब जिस दिन गोडाउन में आग लगा टोटल स्टॉक था कुछ इतना 58,050, ठीक है। ये हो गया टोटल स्टॉक। माइनस कर देंगे इसमें से सैल्वेज, इतने स्टॉक में से कुछ जो है हम लोगों ने बचा लिया है, जो कि है 5800 का, तो इस पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, ठीक है, इस पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। 5800, 58050 माइनस 5800, 52,250, ये हो गया टोटल लॉस, ठीक है। तो इस पे इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को क्लेम देगी। क्लेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लेम वाला फॉर्मूला हम यही पर दिखाते हैं। देखो क्लेम वाला फॉर्मूला क्या था, क्लेम का फॉर्मूला हम लोग का देखो याद हो जाना चाहिए। टोटल स्टॉक कितना था, अगर तुम लोग ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये तो सिर्फ नॉर्मल स्टॉक है, एबनॉर्मल नॉर्मल अगर दोनों रह जाता है तो दोनों का टोटल करना पड़ेगा। और हम लोग अलग से यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिंग बनाते हैं वो एक्सक्लूडिंग ऑफ पीएसएल आइटम बनाते हैं। अगर होल पीएसएल आइटम सोल्ड आउट नहीं है तो जो रिमेनिंग है पीएसएल आइटम का वो तो मुझे यहाँ ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो 58,050 का जो है स्टॉक था, आउट ऑफ दैट 52,250 लॉस हुआ है, और पॉलिसी वैल्यू था 50,000, तो इसका मतलब हम लोग का कितना क्लेम निकल के आ रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 58,050 इंटू 50,000, 45,004, ठीक है, ऐसा है अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स। तो इस तरीके से होगा। तो देखो लास्ट दिन के क्वेश्चन से इसमें फर्क क्या था, इसमें फर्क एक चीज था कि पूरा पीएसएल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ा। दूसरा चीज जो है यहाँ पर हम लोग का जो मतलब ओपे जो अर्लियर ईयर का जीपी, इसके पहले लास्ट दिन हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था वहां पर अर्लियर ईयर का जीपी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा था, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ा। और देखो ये फॉर्मेट भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज किया पूरा पूरा, ये देखो यहाँ पर जो मैंने टोटल लॉस का बनाया था, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल एबनॉर्मल, लास्ट दिन जो भी क्वेश्चन किया था उसमें ये वाला नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। लास्ट दिन भी हम लोगों ने पीएसएल का क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें सारे पीएसएल आइटम सोल्ड आउट हो गए। तो फिर जब सोल्ड आउट ही हो जाएंगे तो जब फायर ऑकर होगा तो वहां गोडाउन में रहना या शॉप में रहना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो इलास्ट्रेशन 5 जो था ये कंप्लीट हुआ। अब इलास्ट्रेशन 6 देखते हैं। इलास्ट्रेशन 6 इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है on 19th of May 2002 the premises of Sri Garib Das were destroyed by fire, मतलब फायर कब ऑकर्ड हुआ है 19th of May 2002 को, but sufficient records were saved, मतलब
इतने रिकॉर्ड्स इनके पास बच गए वेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर एसर्टेन, तो इन्होंने रिकॉर्ड्स को जो है बचा लिया, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। स्टॉक एट कॉस्ट, कॉस्ट में दिख रहा है 1/1/2001 में इतना, तो कॉस्ट में ही दिखना चाहिए, ये तो दिया है कंफ्यूज करने के लिए, हमें तो कॉस्ट में ही दिखाना है, ठीक है। कॉस्ट से कम ज्यादा होता है तो हम लोग कॉस्ट में ट्रांसफर करते हैं, बाकी कॉस्ट में है तो हमें और मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर देखो ईयर एंड 31 दिसंबर का इतना दिख रहा है, परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगेन हमें पूरे 2001 का डेटा दिया हुआ है, जैन से लेके दिसंबर तक का, मतलब फायर ऑकर कब हुआ है 2002 में, और डेटा किस चीज का दिख रहा है हमें 2001 का, इसका मतलब यहाँ भी हमें जीपी रेशियो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग को जीपी रेशियो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1/1/2002 से लेके 19/5/2002, मतलब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तब से लेके जब फायर ऑकर हुआ तब तक का परचेज लेस रिटर्न इतना है, सेल्स लेस रिटर्न इतना है, ठीक है। हमें तो परचेज रेट लेस रिटर्न और सेल्स लेस रिटर्न ही चाहिए, क्योंकि हमें नेट परचेज और नेट सेल्स का ही जरूरत है। क्यों, देखो अगर मैंने कोई परचेज किया हुआ स्टॉक रिटर्न कर दिया था तो वो तो मेरे गोडाउन में जो है डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है, एंड अगर मेरा कोई सेल्स रिटर्न आ गया था तो फिर उतना मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो मुझे हमेशा नेट वाला ही चाहिए होता है, यहाँ नेट करके ही दिया है तो अच्छा बात है। फिर बोल रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2001, बोल रहा है 31 दिसंबर 2001 को जब स्टॉक का वैल्यू किया गया 1150 had been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost 3450, बिल्कुल इसके पहले के क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा अलग है। बोल रहा है कि इस डेट को जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो दिखा कि एक पीएसएल आइटम भी है जिसका कॉस्ट है 3450, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड इन मार्च 2002 एट ए लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसके बाद कुछ होगा देखते हैं, ऑफ 1725, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, डेटा को अगर हम छोड़ दे इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, ओनली अमाउंट्स अलग है। तो यहाँ पर देखो बोला है कि जब इस डेट पे स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो 3450 का जो स्टॉक था उसके वैल्यू को राइट ऑफ मतलब कम कर देना, कितने से 1150 से, क्यों, क्योंकि वो पीएसएल था तो इस पे प्रॉफिट लगा के तो बेच ही नहीं सकते, तो इसके वैल्यू को इन्होंने सोचा कि 1150 से कम कर देना है, तो 3450 का वैल्यू 1150 से अगर कम हो जाएगा तो ये वैल्यू निकल के आएगा 2300। फिर बोल रहा है ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड इन मार्च 2002, मार्च 2002 में ये पीएसएल का एक पोर्शन सेल कर दिया गया 125 लॉस में ओरिजिनल कॉस्ट का, तो ओरिजिनल कॉस्ट तो इतना है, इसका जो है 125 लॉस में सेल कर दिया गया है, लेकिन जितना सेल हुआ उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है देखते हैं, ये तो टोटल है, बोला हुआ है देखो ऑफ 1725, मतलब जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1725, मतलब ये तो टोटल पीएसएल था जिसको हम लोगों ने राइट ऑफ करके इसका वैल्यू इतना डिफाइन किया। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से 1000 कितना बोला है 1725, ठीक है, 1725 का स्टॉक, 1725 का स्टॉक को सेल कर दिया गया है 125 के लॉस में, ठीक है, 125 के लॉस में, और बाकी बचा हुआ स्टॉक को बोला है ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करने के लिए। देखो now estimated to be owed the original cost subject to the above exception gross profit has remain a uniform rate throughout the year, बोल रहा है कि कुछ भी एक्सेप्शन क्यों ना हो जाए हमारा जो जीपी है वो एज इट इज है। सैल्वेज बता दिया है कितना स्टॉक बचा है 2900, सो द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर 1/1/2002 से लेके 19/5/2002 फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। तो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने बोला है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें जीपी कहाँ से मिलेगा, जीपी रेशियो नहीं मिलेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जीपी दोनों मिसिंग रहेगा तो हम लोग तो कर नहीं सकते, तो स्टेप 1 हमें यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर रहे हैं और इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि डायग्राम सेम यही वाला होगा, सिर्फ तो वैल्यू अलग कर दिया है, ठीक है। तो इसमें मेरा मेन सोल्यूशन हो जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग
और ट्रेडिंग अकाउंट जो है मुझे रफली बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मेन सोल्यूशन हो जाएगा मेमो ट्रेडिंग, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि मेमो ट्रेडिंग बनाओ सिर्फ, ठीक है। तो मेरा सोल्यूशन हो गया मेमो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम, कब से बनेगा, 1/1/2002 से, ये देखो 1/1/2002 से बनेगा, नेक्स्ट ईयर से लेके 19/5/2002 तक का, ये देखो 19/5/2002 तक का, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। तो देखो यहाँ पर 1/1/2002 से लेके यहाँ परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, जो 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है 39,800, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें पीएसएल आइटम इंक्लूडेड है, तो मुझे पीएसएल को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इसको हम इनर कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 39, एक काम करते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते, तो क्या होगा डायरेक्ट यहाँ पर पुट करने में आसानी होगा, तो इतना जगह रख देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। मुझे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रीवियस ईयर का अकाउंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2001। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो इनका ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था 36,750, 36,750 टू परचेज, टू परचेज 1,99,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, सेम कंसेप्ट से देखो, मेरे अगर इस ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बना, ठीक है, देखो जो क्लोजिंग स्टॉक बना वो है 39,800 का, हम दिखा देते हैं, ये देखो 39,800 का, और इसमें बोल रहा है पीएसएल आइटम है, तो पीएसएल आइटम तो अपने आप चल के हमारे पास नहीं आया होगा, या तो हम लोगों ने उसे परचेज कर लिया होगा ड्यूरिंग द ईयर, या प्रीवियसली परचेज किया हुआ होगा, तो वो ओपनिंग स्टॉक के साथ मिक्सड अप होके आ सकता है या परचेज के साथ मिक्सड होके आ सकता है। तो हमें कोई भी एक एजम्पशन लेना है, या तो हम लोग मान सकते हैं ओपनिंग स्टॉक में वो पीएसएल आइटम था या फिर परचेज में था, तो तुम लोग कोई भी एजम्पशन ले सकते हो, मैंने परचेज में ही लिया है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी लिया तो इसमें भी लिया। तो हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम लोग को नोट्स लिखवाया था कि हम लोग जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एक्सक्लूडिंग ऑफ पीएसएल आइटम बनाएंगे, तो अगर इसके अंदर पीएसएल था वो कितने का था, जितने से उसको खरीदा था उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450, मतलब मुझे अगर एक्सक्लूड करना ही है तो यहाँ से 3450 को करना पड़ेगा, तभी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफ पीएसएल आइटम बन सकता है। 1,99,000 माइनस 3450, तो ये हो गया 1,95,550, 1,95,550। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बाई सेल्स, ठीक है, सेल्स देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग का सेल्स बोला है 2,43,500, 2,43,500, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो पीएसएल आइटम है उसे हम लोग हटाएंगे, तो पीएसएल का वैल्यू तो था 3450, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया गया तब उसके वैल्यू को 3450 से कम कर दिया गया, कितने से कम किया गया है 1150 से, ठीक है, कितने से कम कर दिया गया है 1150 से, मतलब वो स्टॉक कितने से वैल्यू हुआ है 2300, तो यही वैल्यू इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जब हम लोग स्टॉक का वैल्यू करते हैं तो क्या लेते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो जो लोअर है वही लेंगे 2300, ठीक है। अब ये माइनस कर देते हैं तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग ऑफ पीएल आइटम मिल जाएगा, दैट इज 37,500, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर देखते हैं बैलेंस करके आएगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, तो टोटल कर लेते हैं 2,43,500 प्लस 37,500, 2,81,000, 2,81,000 माइनस 1,95,550 माइनस 36,750, तो 48,700 का जो है जीपी आया है प्रीवियस ईयर का, तो जीपी रेशियो भी निकाल लेते हैं, जीपी रेशियो हो जाएगा जीपी डिवाइडेड बाय सेल, क्योंकि जीपी हमारे सेल के ऊपर आता है, इंटू 100,
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,43,500, 20% आ रहा है। ठीक है, इसमें भी सेम वही 20% आ गया। अब जैसे ही हम लोग को जीपी मिल गया, अब हम लोग जो है मेमो ट्रेडिंग अपना रेडी कर सकते हैं। तो मेमो ट्रेडिंग कब से बनेगा? जस्ट 2001 जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जब 2002 शुरू हो रहा है, वहां से लेके जब तक फायर ऑकर्ड हुआ तब तक का। ठीक है, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? ये 37,500। अगर ये लिखेंगे तो इसको लेस करके लिखना पड़ेगा, एक ही बात है, तो हम डायरेक्टली 37,500 को लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 37,500। अच्छा, इस साल में कुछ परचेस किया है हम लोगों ने? किया है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस साल हम लोगों ने कितना परचेस किया है। ये देखो, परचेस लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1/1/2002 से लेके अप टू डेट ऑफ फायर यानी 19 मई तक 81,000 का जो है परचेस हुआ है। सेल्स, अच्छा सेल्स कितना हुआ है? सेल्स हुआ है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 1,15,600। अब इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो, इस साल 2000 मार्च 2002 में जो है पीएसएल आइटम सेल हुआ, तो मुझे पीएसएल एक्सक्लूडिंग वाला ट्रेडिंग चाहिए, तो मुझे यहां से पीएसएल सेल को माइनस करना पड़ेगा। पीएसएल सेल कितने का है? बोल रहा है कि 3450 का जो स्टॉक था, सॉरी, जो स्टॉक देखो यहाँ पर, ये पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च एट ए लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट से 125 के लॉस में बिका है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1725। तो 1725 में से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा 125 का लॉस। तो मुझे पता चलेगा कि कितने सेल वैल्यू में पीएसएल आइटम सेल हुआ, 1600 में। अब इससे इसको क्यों माइनस करें? क्योंकि हम एक्सक्लूडिंग पीएसएल आइटम का ट्रेडिंग बनाना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है 1,14,000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1,14,000 इंटू 20%, 22,800। ठीक है, अब हम लोग ये सब टोटल करके निकाल सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना आ रहा है। प्लस 81,000 प्लस 37,500, 1,41,300, 1,41,300 माइनस 114, 27,300। ठीक है, ये बैलेंस करके आ गया। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया, ये पूरा का पूरा जो है फ्रेश, मतलब कोई भी इसमें एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि सारे एबनॉर्मल आइटम जहां भी इंक्लूडेड है एज ए परचेज, एज ए क्लोज सेल, हम लोगों ने सब हटा दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में उस दिन 27,300 का था, जो कि हम लोग का नॉर्मल स्टॉक था। और एबनॉर्मल स्टॉक भी रहेगा, वो भी दिखाते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, नॉर्मल वाला कितना है? 27,300। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब कौन सा स्टॉक रहेगा? क्या एबनॉर्मल स्टॉक हम लोग का बच गया था? हाँ, देखो बोल रहा है सेल करने के बाद द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट में ही वैल्यू करना पड़ेगा। तो कितने ओरिजिनल कॉस्ट का पीएसएल आइटम सेल हुआ? 1725 जो ओरिजिनल कॉस्ट था उतने का आइटम सेल हुआ है, लेकिन लॉस में सेल हुआ है। तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? टोटल ओरिजिनल कॉस्ट था 3450। ये देखो 3450, उसमें से अगर 1725 का सेल हो गया तो बचेगा कितना? तो माइनस करके देखना पड़ेगा। देखते हैं, 3450 माइनस 1725, तो बच रहा है 1725 ही बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1725। ये कैसे मिला? 3450 माइनस 1725। ये ओरिजिनल कॉस्ट था पीएसएल का, इतना सेल हो गया, बाकी बच गया, तो आधा सेल हुआ था तो आधा बच गया। ये माइनस करने से, ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस नहीं, ये दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना है कि टोटल हम लोग के पास जिस दिन फायर ऑकर हुआ टोटल स्टॉक कितना था। तो क्योंकि एबनॉर्मल को एक्सक्लूड करते हुए किया, तो हम लोगों ने चेक कर लिया क्या कोई एबनॉर्मल आइटम बचा था? हाँ, बचा था, तो उसको जैसे वैल्यू करने बोला वैसे वैल्यू करके हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया।
तो ये हो गया 29,025। अब यहाँ से लेस कर देंगे सैलवेज, ठीक है, जो स्टॉक इन्होंने बचा लिया। कितना स्टॉक इन्होंने बचा लिया है सैलवेज जो है बचा है, देखते हैं। 2,900 का सैलवेज इन्होंने बचा लिया, तो देखते हैं कितना आता है। 26,125। तो ये हो गया मेरा लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, ये हो गया मेरा लॉस ऑफ स्टॉक। अब मुझे क्या निकालना है, क्लेम कैलकुलेट करना है। तो हम क्लेम को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। क्लेम कितना होगा, टोटल आउट ऑफ टोटल स्टॉक कितना मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ, 26,125। और पॉलिसी मैंने कितने का ले रखा था, पॉलिसी ले रखा था यहाँ पर, अच्छा पॉलिसी दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, पॉलिसी नहीं दिया है, तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे, पॉलिसी नहीं दिया है तो ये फॉर्मूले से तो आंसर नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले को तो हम लोग इस पे लगा नहीं सकते, तो हम इसको हटा देते क्योंकि मेरे पास पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ये तो आंसर लिख ही सकते हैं कि हमें कितना क्लेम मिलेगा। तो हमें जो क्लेम मिलेगा वो मैक्सिमम इतना हो सकता है। वैसे ना हमें यहाँ क्लेम पूछा भी नहीं है, क्वेश्चन का पूछा क्या है, देखो बोल रहा है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम्स को दिखाओ और शो द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोल रहा है कि जितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है उस पे तो हम लोग क्लेम करते हैं, तो बोल रहा है शो द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है उसका वैल्यू लिखने बोल रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर, ऐसे लिख सकते हैं, देखो कंक्लूजन में देयरफॉर इंश्योरेंस क्लेम विल बी, इंश्योरेंस क्लेम विल बी, कितना इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कर सकते हैं, देखो हमारे पास पॉलिसी वैल्यू नहीं है कि हम लोग कैलकुलेट करके बता दें। लेकिन अगर मेरा लॉस है 26,125, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस क्लेम कितना हो सकता है 26,125। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। अब वो तो पॉलिसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर हमें पॉलिसी वैल्यू दे देगा तो फिर हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 26,125। इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा तो लॉस ही नहीं है। अगर मेरा लॉस ही उतना नहीं है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्यों उतना क्लेम देगी। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस में भी होता है, अगर मेरा हॉस्पिटल का बिल 1 लाख आया है तो मुझे 1 लाख ही कंपेंसेशन मिल सकता है या उससे कम, डिपेंड करता है कि मैंने कैसे पॉलिसी लिया है। उससे ज्यादा मुझे थोड़ी ना कोई देगा, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 5 और 6 जो है बेसिकली सेम क्वेश्चन था दोनों ही, ठीक है। तो ये ड्रॉ मैंने कर दिया है, तुम लोग ये 6th वाले का ड्रॉ खुद से भी घर पे कर सकते हो। अब इलास्ट्रेशन 7 में जाते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है। On 30th of March 2002, fire occurred in premises of Messrs सूरज ब्रदर्स, ठीक है। 30th of March को जो है फायर ऑकर हुआ है। The concerned had taken an insurance policy of 60,000, इनका पॉलिसी लिया हुआ था 60,000 का, which was subject to the average clause, मतलब एवरेज क्लॉज को, एवरेज क्लॉज के थ्रू से क्लेम कैलकुलेट होगा। From the books of the accounts, the following particular are available relating to the period 1st Jan 2002 से लेके 30th March 2002 तक का हमें यहाँ पर डिटेल्स दिया है। क्या डिटेल्स दिया है, बोल रहा है स्टॉक पर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2001 95,600, मतलब 31st December 2001 का क्लोजिंग स्टॉक बताया है जो कि 1st Jan का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 1,70,000। यहाँ पर देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक परचेज में मशीन परचेज दिखाते हैं तो ये तो प्रिंसिपल एरर है, इस वजह से तो मेरा परचेज का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 से अपने परचेज के वैल्यू को कम करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, बोल रहा है कि वेजेस हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है 50,000, लेकिन जिसमें क्या इंक्लूड है 3,000 का इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन चार्जेस इंक्लूडेड हो चुका है, ठीक है। तो ये भी गलत है क्योंकि अगर वेजेस को मशीन के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस जो है वो इंस्टॉलेशन फॉर मशीन के लिए है, तो वो कभी भी हमारा जो है वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है, वो मशीन में इंक्लूड होता है, ठीक है। वेजेस का चार्जेस अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो थोड़ी ना वेजेस टू कैश होगा, वो मशीन टू कैश होगा। तो इसमें भी हमें 3,000 लेस करना पड़ेगा। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500, टोटल सेल्स है 2,75,000, जिसमें से 49,500 का सेल अप्रूवल बेसिस का है। अप्रूवल बेसिस के सेल का मतलब होता है
कि कस्टमर को ये बोलना, जैसे आज के डेट पे ऑनलाइन पे होता है, ठीक है, मान लो कोई रिटर्नेबल प्रोडक्ट हम लोगों ने परचेज किया, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो रिटर्न 15 डेज के अंदर करना है, मतलब बेसिकली जो सेलर है उसने मुझे ये ऑप्शन दिया है कि 15 दिन के अंदर अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो पैसे वापस हो जाएंगे, आप प्रोडक्ट वापस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि कस्टमर को एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है, उसके अंदर उनको बताना पड़ता है कि उनको वो प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। अब बोल रहा है क्या, देखो, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। बोल रहा है कि 2/3 का अप्रूवल नहीं मिला, यानी बाकी का मिल गया होगा, इसीलिए बोल रहा है। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम। हम लोग को सेल का मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन मेरे पास कितना स्टॉक था। तो अगर मेरा अप्रूवल बेसिस का सेल है तो कस्टमर ने हाँ बोला हो या ना बोला हो, पूरा का पूरा स्टॉक तो उसी के पास पड़ा हुआ है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 49,500 के स्टॉक का हमें अप्रूवल कितना भी मिले, कम मिले ज्यादा मिले जो भी मिले, ये पूरा का पूरा स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ होगा। और जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 2/3 का, ठीक है, सॉरी अप्रूवल नहीं दिया है 2/3 का, तो इसका मतलब बाकी का अप्रूवल दे दिया है, तो बाकी का अप्रूवल अगर हो गया है तो वो तो सेल बोल के रिकॉर्ड हो गया होगा इसी सेल के अंदर। बात समझो कि जब हम लोगों ने, देखो, जब अप्रूवल बेसिस पे सेल हुआ ये अमाउंट, तब क्या एंट्री हुआ होगा, नॉर्मल क्रेडिट सेल की तरह ही एंट्री हो जाता है डेटर टू सेल्स, ठीक है, 49,500। अब अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 1/3 पोर्शन ले लेना है, ठीक है, 1/3 पोर्शन ले लेना है, लेकिन बाकी 2/3 का अप्रूवल नहीं दिया है, तो क्या होगा, यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 पोर्शन जितना होता है, 2/3 कितना होगा, 49,500 का देखते हैं कितना होगा, 49,500 का 2/3 हो जाएगा 33,000, ठीक है। तो ये 33,000 का मुझे अप्रूवल नहीं मिला है, इसका मतलब ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक जो है, ये मेरा कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक तो जो है डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है ड्यू टू फायर, क्योंकि ये स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ है, ये स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो ये कभी भी डिस्ट्रॉयड बाय फायर नहीं हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से, यहाँ जो सेल है 2,75,000 का जो सेल है, ये भी मेरा क्या है, सेल हुआ है, तो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सही सेल भी तो दिखाना पड़ेगा। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम अभी बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट जिससे मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले इस सेल में से जितने का अप्रूवल नहीं मिला है उतने के सेल को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा, सेल टू डेटर्स बोल के हो जाएगा 33,000, ठीक है। और इसको मुझे दिखा देना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसको मुझे दिखा देना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर टू ट्रेडिंग बोल के, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, क्या 30,000 होगा, नहीं 30,000 नहीं होगा, ये तो सेल वैल्यू है, मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा और कॉस्ट में उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों करना है मुझे, ताकि मुझे सही वाला क्लोजिंग स्टॉक और सही जीपी मिले, ठीक है, इस वजह से करना है। तो देखो, ऐसा हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एरर पे भी जो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट हमें लगाना है। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल बोला है, मतलब प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे दिया है, तो और डेटा भी देखो, मुझे प्रीवियस ईयर का कोई डेटा दिया नहीं है, ठीक है, जो भी डेटा है ईयर स्टार्टिंग जब हुआ तब से लेके फायर ऑकर तक का डेटा दिया हुआ है। सैलवेज भी बता दिया, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है अमाउंट ऑफ द क्लेम, जो कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई मुझे इतना क्लेम दे दो, ठीक है। तो ये इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो है स्टेप, देखो कौन कौन सा स्टेप होगा, अभी हम लोगों ने लगातार जो 2 क्वेश्चंस किए ना, उसमें हम लोगों ने स्टेप 1 भी किया, स्टेप 2 भी किया, स्टेप 3 भी किया, स्टेप 4 भी किया। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग को जीपी दे रखा है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप 2 से होगा, स्टेप 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 2 करते हैं। तो देखो स्टेप 2 में क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है।
इलास्ट्रेशन 7, मेमो ट्रेडिंग फॉर 1/1/2002। देखो कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पर हमारे पास डेटा कब से, 1 Jan 2002 से लेके 30 March 2002 तक। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का 95,600, तो लिख देते हैं। परचेज को रेक्टिफाई करना है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। परचेज 1,70,000, उसमें से मुझे 90,000 माइनस करना पड़ेगा। 90 नहीं, शायद 30 था, हाँ 30,000। ठीक है, मशीन रॉन्गली एडेड, ऐसे लिख देते हैं, मशीन रॉन्गली एडेड 30,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,40,000। अच्छा, और वेजेस था उसको भी रेक्टिफाई करना है। वेजेस, वेजेस था 50,000, देख लेते हैं एक बार। हाँ, उसमें से मुझे 3,000 इंस्टॉलेशन का माइनस करना पड़ेगा, माइनस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 3,000, तो ये हो जाएगा 47,000। अच्छा, और क्या था, और था हम लोग का सेल्स। सेल्स में भी मुझे 2-4 पॉइंट रेक्टिफाई, मतलब 2-4 पॉइंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, 2,75,000। ठीक है। अच्छा, जिसका मुझे अप्रूवल नहीं मिला है उस सेल को मुझे कैंसिल कर देना होता है। ठीक है, वो मेरा सेल होता नहीं है, क्योंकि अगर हम अप्रूवल बेसिस पे सेल करते हैं तो पूरे सेल को क्रेडिट सेल की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन किसी भी रीजन से अगर मुझे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो मुझे अपना जीपी को सही दिखाना पड़ेगा, तो जीपी को सही दिखाने के लिए मुझे ट्रू सेल दिखाना पड़ेगा। तो 2/3 का अप्रूवल नहीं मिला, बाकी का मिल गया, मतलब 2/3 मेरा सेल कंसिडर नहीं होना चाहिए, तो यहां से हम माइनस कर देंगे, नॉट गेटिंग अप्रूव्ड, नॉट गेटिंग अप्रूवल लिख दो। अप्रूवल, अप्रूवल नहीं मिला तो उतने का सेल भी नहीं होगा, कितना, 2/3। ठीक है, तो 2/3 का वैल्यू कितना आया था, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, 33,000। तो इतना सेल रिड्यूस करने से क्या होगा, क्रॉस प्रॉफिट मेरा सही दिखेगा, अदरवाइज ये भी सेल में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया 2,42,000, 2,42,000। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद देखो, ये तो मैंने सेल कैंसिल कर दिया, तो मैंने पहले इतने अमाउंट का सेल दिखाया था फिर उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, मैचिंग कंसेप्ट भी तो फॉलो करना है, मतलब मुझे कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को तो मैच करना है। ठीक है, मैंने जो स्टॉक परचेस किया उसको सेल किया था, अभी उस सेल को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब मेरा स्टॉक आइदर सेल हो सकता है या क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है। तो ये जो मैंने कैंसिल कर दिया इसको मुझे बनाना है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको लिखेंगे बाय गुड्स। ये ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, गुड्स लाइंग विद कस्टमर। अच्छा, कितना हो जाएगा, देखो 33,000 का स्टॉक है सेल्स वैल्यू का, उसमें से हम लोग प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। प्रॉफिट कितने का है, 20% का। 33,000 इंटू 20% माइनस 33,000, 26,400, 26,400 इतने का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब और क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे पास जो डेटा है उससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि 20% बोला है, 2,42,000 पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, 2,42,000 का 20%, 48,400। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 48,400 का जीपी है। अब ये सब टोटल करके हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे गोडाउन में कितना क्लोजिंग स्टॉक।
तो टोटल करते हैं, देखो कितना कितना है। 48,400 ये मेरा जीपी आया, प्लस 47,000 प्लस 1,40,000 प्लस 95,600, 3,31,000। ये हो जाएगा 3,31,000 माइनस करना पड़ेगा 2,42,000, 2,42,000 का सेल, ठीक है, माइनस हो जाएगा 26,400 जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक बचा होगा? 62,600 जो डिस्ट्रॉयड हो सकता है। अब अगर पूरा डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, कुछ सैल्वेज हुआ है, तो हम लोग उस हिसाब से लॉस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 लेस हो जाएगा सैल्वेज, ठीक है। सैल्वेज कितना है? सैल्वेज है हम लोग का 12,300, 50,300। ये हो गया टोटल लॉस, इतना लॉस हुआ है। अब क्लेम निकालना पड़ेगा। क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा? हम और फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। आउट ऑफ 60 देखो, आउट ऑफ 62,600 के स्टॉक में 50,300 का लॉस हुआ है, और पॉलिसी वैल्यू जो है वो कितना था? पॉलिसी वैल्यू था हम लोग का 60,000, एकदम ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन के 60,000, तो इंटू 60,000, 50,300 इंटू 60,000 divided by 62,600, 48,000, 48 तो नहीं आना चाहिए, शायद कुछ गलत हो गया। 50,300 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 62,600, हाँ 48 ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है 48,000, ठीक है 48,210। और एक बार चेक करते कैलकुलेटर पे, 50,300 डिवाइडेड बाय 62,600 इंटू 60,000, 48,200। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि गलत आ रहा है, ठीक है। इतना अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का क्लेम इतना होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक ही था क्वेश्चन, बस इसमें 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट हमें दिखा, जैसे कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया कुछ दिन पहले ही, तो इसका कंसेप्ट तो तुम लोग को पता है। वहां सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो वैसे ही ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, ये इलास्ट्रेशन बन गया मेरा 7, ठीक है, इलास्ट्रेशन 7 हो गया ये वाला। जब हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 देखते हैं कितना सारा हो सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, क्या बोला है इसमें? ऑन 15 दिसंबर ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स ओम एक्सपोर्ट, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वेयर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज 1,40,000। तो बोल रहा है 15 दिसंबर को फायर ऑकर्ड हुआ, मैक्सिमम स्टॉक जो है वो जल गया जो है, और सैल्वेज जो बचा वो 1,40,000 का, और फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल। तो इन्हें कुछ ये डेटा मिल गया। स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, मतलब जब ईयर एंड हुआ था, अकाउंट क्लोज हुआ था 31 मार्च 2001 को, तब स्टॉक का वैल्यू था 9,40,000। परचेज 1/4/2001 से लेके 15 दिसंबर, मतलब अप टू द डेट ऑफ फायर तक का था 13,20,000, और सेल्स था 20,25,000। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट्स द पास्ट 3 years इट अपीयर्स दैट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। मतलब प्रीवियस ईयर का जीपी का हमें कंडीशन बता दिया है, यानी हमें अर्लियर ईयर का जीपी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डेटा दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली हमें रेट ही दे दिया है। बोल रहा है कि प्रीवियसली जो जीपी रेशियो है वो लगातार 3 साल से 20% ही चल रहा है, ठीक है। हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है। स्टॉक वेयर इंश्योर्ड फॉर 4 लाख, स्टॉक वेयर इंश्योर्ड फॉर 4 लाख का मतलब होता है
कि पॉलिसी वैल्यू 4 लाख, मतलब जो पॉलिसी करवाते हैं वो अपने स्टॉक को इंश्योर्ड करवाते हैं, इसीलिए इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब ही जो है वो पॉलिसी वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ मेमो ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। कब से कब तक का? अप टू 15 दिसंबर तक का। और स्टार्टिंग कब से होगा? 31 मार्च इनका ईयर एंड होता है, यानी 1 अप्रैल 2001 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेमो ट्रेडिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 से लेके 15 दिसंबर 2001 तक का। टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा ये देखो, 9,40,000। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना तो कोई पीएसएल है ना कुछ और है। टू परचेज, टू जीपी, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना ही डेटा है। तो देखते हैं परचेज कितना है। परचेज है हम लोग का इस पीरियड का 13,20,000, सेल्स है 20,25,000। 13,20,000, 20,25,000। अच्छा, तो जीपी कितना हो जाएगा? 20,25,000 का सेल है और जीपी रेशियो बोल रहा है प्रीवियस 3 ईयर से 20% ही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो देखते हैं 20,25,000 20%, 4,05,000। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे 4,05,000 प्लस 13,20,000 प्लस 9,40,000, 26,65,000। 26,65,000 minus 20,25,000, 6,40,000। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लॉस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 6,40,000, जो सैल्वेज हो गया उसको कर लेंगे माइनस। सैल्वेज कितना हो जाएगा? सैल्वेज हो जाएगा, यहां पर दिया होगा, देखते हैं, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। तो इसका मतलब 5 लाख का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है। टोटल लॉस, अब क्लेम निकालेंगे तो क्लेम इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लेम हो जाएगा आउट ऑफ 6,40,000 का स्टॉक 5 लाख का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो इतना परसेंटेज ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ। और हमें प्रोपोर्शनेटली कितना मिल सकता है? हम लोगों ने 4 लाख का स्टॉक इंश्योर्ड करवाया था, तो उसी के बेसिस पे मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 6,40,000 इंटू 4 लाख, 3,12,500, 3,12,500 का हमें क्लेम मिलेगा। ठीक है, ये वाला हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तुम लोग एग्जाम में करोगे तो एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर से आता है तो तुम लोग को पूरा प्रेजेंटेशन अपना सही रखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 1। इसके बाद 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि ऑन 29th of August 2002 द गोडाउन ऑफ ट्रेडर caught fire and large part of the stock of goods was destroyed। तो बोल रहा है किसी गोडाउन में 29th of August को फायर ऑकर हुआ और एक लार्ज अमाउंट का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 1,08,000 कुड बी सैल्वेज, लेकिन 1,08,000 का स्टॉक को इन्होंने बचा लिया। और इस क्वेश्चन में हमारा फायर फाइटिंग एक्सपेंस दिया है, जिसका लॉजिक मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फायर फाइटिंग एक्सपेंस किया है इन्होंने 4,700 का, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका भी कंपेंसेशन देगी। अगर इन्होंने ये एक्सपेंस नहीं किया होता तो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस और भी ज्यादा होता। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक
कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और 31 मार्च 2002, मतलब 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2002, यानी पूरे 1 ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर जीपी रेशियो प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा, डेटा देख के पता चल रहा है कि हमें खुद से ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अर्लियर ईयर का। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर, ये मेमो ट्रेडिंग का पार्ट है। Cost of goods distributed as sample for advertising from 1 April 2002 to the date of fire, ये भी मेमो ट्रेडिंग में जाएगा, ये मेमो ट्रेडिंग का पार्ट होगा, ये मेमो ट्रेडिंग का पार्ट होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज, ये भी मेमो ट्रेडिंग का है क्योंकि 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर तक। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, ये हम लोग का ट्रेडिंग का पार्ट है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ फायर, ये भी हम लोग का मेमो ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन सर नीचे बोला है, इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है हाँ हम लोग फायर फाइटिंग एक्सपेंस का भी आपको जो है मतलब क्लेम देंगे। ठीक है, आप उसको भी ऐड कर लो अपने लॉस में। फिर बोल रहा है द ट्रेडर हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 9 लाख, एवरेज क्लॉज को अप्लाई करके वही 9 लाख का पॉलिसी इन्होंने लिया है, मतलब प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेट होगा इनका क्लेम का अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम जो कि इंश्योरेंस कंपनी को इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर हमें प्री सैंपल ये सब दिया है जो कि तुम लोग को पता है फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट जैसे होता है वैसे ही होगा। तो हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो एक तो हम लोग का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा मेमो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2002। टू ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 7,10,500, क्लोजिंग था 7,90,100। तो 7,10,500 और क्लोजिंग स्टॉक था 7,90,100। फिर टू परचेज बाई सेल्स, यही सब तो डेटा लिखना होता है। ठीक है, देखो और टू जीपी। अब देखते हैं परचेज सेल का डेटा कहाँ मिलेगा। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर 56,79,600, 56,79,600 और सेल्स का डेटा यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ था फॉर द ईयर एंडेड 80 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 80 लाख। अब हम लोग इसका टोटल करके देखेंगे कि जीपी कितना आ रहा है। तो 80 और 7 लाख 90, 87 लाख 90, 87 लाख 90,000 minus 56,79,600 minus 7,10,500, 23,99,900। एक सेकेंड, 87,90,000 minus 56,79,600 minus 7,10,500, 23 लाख। एक सेकेंड, ऐसा अमाउंट आएगा 7,10,500, 7,90,100, 7,90,100 और ये सेल्स जो है ये हम लोग का 80 लाख है। ठीक है, और ये परचेज 56,79,600, 56,79,600। ठीक तो है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 80 प्लस 7,90,000, अच्छा 100 मैंने नहीं लिखा इसीलिए अमाउंट थोड़ा मिसमैच आ रहा है। ये देखो 100, क्योंकि ऐसे 99 वाला आंसर तो नहीं था मुझे जितना याद है। तो ये देखो ये वाला 100 यहाँ मैंने नहीं लिखा था ना, इस वजह से माइनस 7,10,500 और माइनस 56,79,600।
तो ये हो जाएगा 24 लाख। ठीक है, ये 24 लाख आएगा। यहाँ ना 100 ऐड नहीं किया ना मैंने, इसी वजह से ये 100, इसीलिए आंसर जो है मेरा मैच नहीं कर रहा था। 24 लाख। ठीक है, अब हम लोग जीपी निकालेंगे, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो हो जाएगा जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। सेल्स कितना है? 80 लाख, तो 30% होगा देखो, क्योंकि ये 3 से कैंसिल आउट होगा 80 लाख, तो ये हो जाएगा मेरा 30%। 8 3 सा 24, 30% हो गया। अब हम लोग बनाएंगे मेमो ट्रेडिंग। मेमो ट्रेडिंग फ्रॉम, कब से बनेगा ये? ईयर एंड कब हुआ? 31 मार्च 2002, तो 1 अप्रैल 2002 से लेके जिस दिन डेट ऑफ फायर है, यानी 29 अगस्त 2002। एक बार डेट देख लेते, 29 था। हाँ 29 था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे डेटा। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये वाला होगा 7,90,000 10,100, 7,90,100 10,100 बोल रहे 100। टू परचेज, परचेज को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें से मुझे कुछ एडजस्टमेंट करके दिखाना है। परचेज कितना था? 33,10,700। ठीक है, 33,10,700 यहाँ पर लिख लेते हैं। 33,10,700 ये परचेज था। और ड्यूरिंग द ईयर परचेज में एडजस्टमेंट क्या होगा? एक तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया गया है यहाँ पर, ये देखो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोप्राइटर का ड्राइंग दोनों ही लेस होगा, क्योंकि इससे मेरा स्टॉक कम होगा। एक 41,000 है, एक 2,000 है, तो लेस करके लिखते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 41,000, और लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 2,000 का स्टॉक जो है विथड्रॉल किया है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो गया 43,000, तो माइनस कर लेते हैं। 33,10,700 से माइनस हो जाएगा 43,000, 32,67,700 बाई सेल्स। सेल्स कितना है देखते हैं। सेल्स जो है उस पीरियड का 45,36,000, ये देखो सब लिखा हुआ है 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर, 45,36,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये बैलेंस करके आएगा, लेकिन उसके पहले मुझे निकालना पड़ेगा जीपी, जो कि मुझे इस पेज में निकालना पड़ेगा। जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स कितना है? 45 लाख, अभी अभी लिखा 36,000। अच्छा, जीपी कितना होगा उसके लिए हम लोगों ने जीपी निकाल रखा है 30%, क्योंकि सेम होगा ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है। और नहीं भी बोलता है तो हम लोग अर्लियर ईयर वाला ही यूज करते हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं हमें कितना होगा, क्योंकि हमारा जो है स्टॉक तो डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा ईयर एंड हुआ नहीं कि हम लोग ट्रेडिंग बना के देख ले। तो ये 30% लगाएंगे, तो जो प्रीवियस ईयर का है 1,36,800, सॉरी 13,60,800। अब इसका करेंगे टोटल, 13,60,800 प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7,90,000 प्लस 32,67,700, 54,18,000। फिर से कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया। 7,90,100 प्लस 32,67,700 प्लस 13,60,800। अच्छा, 54,18,600, 54,18,600 माइनस हो जाएगा 45,36,000, 8,82,600। अच्छा, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ जगह बना रखा है मैंने। 8,82,600 आंसर आया है, ये देखो 8,82,600। ठीक है, और टोटल उधर लिखेंगे। टोटल हम लोग का हो जा रहा है 54,18,600, 54,18,600। क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस।
कैलकुलेशन ऑफ लॉस। अच्छा, लॉस कैसे पता करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 8 लाख, अभी देखा यहाँ पर देखो 8,82,600, 8,82,600 लेस कर देंगे सैल्वेज अगर कुछ है तो, सैल्वेज, और यहाँ पर फायर फाइटिंग एक्सपेंस था और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एड ऑन करने को भी बोला है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में बोले कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी एडमिट नहीं कर रही है, तब लेकिन हमें इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, तब हमें उसको ऐड नहीं करना है। तो देखते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंस कितना था और जो सैल्वेज है वो कितना था। तो सैल्वेज है हम लोग 1,08,000, ठीक है, 4,700 का फायर फाइटिंग है। तो कितना हो जाएगा टोटल लॉस? देखो इतना स्टॉक था जिसमें से 1,08,000 का स्टॉक हम लोगों ने बचा लिया, तो फिर हम लोग का लॉस 7,74,600 होना चाहिए, लेकिन इसको बचाने के लिए 4,700 का खर्चा हम लोगों को करना पड़ा। तो अगर हम लोग वो नहीं करते तो इंश्योरेंस कंपनी को और भी एक्स्ट्रा क्लेम देना पड़ता, यानी 7,79,300 टोटल लॉस होगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि इंश्योरेंस कंपनी बोल रही फायर फाइटिंग एक्सपेंस को हम लोग एडमिट नहीं करेंगे, देखो वैसे तो लॉजिकली करना चाहिए, मैंने तुम लोग को बताया, लेकिन अगर बोल देता है कि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उसको ऐड लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे क्लेम। क्लेम हो जाएगा आउट ऑफ टोटल स्टॉक, टोटल लॉस 7,79,300, आउट ऑफ टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक 8,82,600, 8,82,600 इनटू पॉलिसी वैल्यू जो कि 9 लाख का था, कि इन्होंने अपना स्टॉक इंश्योर्ड करवा रखा है 9 लाख का, ये देखो 9 लाख पॉलिसी वैल्यू, इंश्योरेंस पॉलिसी दे दिया। तो कैलकुलेशन करते 7,79,300 डिवाइडेड बाई 8,82,600 इंटू 9 लाख, 7,94,663, 7,94,663 अप्रोक्स, 7,94,663 अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये वाला। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ फायर प्रूफ कंपनी ऑन 31st August 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त। 31 अगस्त को फायर ऑकर हुआ है, 1 अप्रैल से 31 अगस्त का डेटा हमें दे रहा है, मतलब ईयर स्टार्ट होता है इनका अप्रैल मार्च वाला। बोल रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल विद द इंश्योरेंस कंपनी। हमें ये सब इंफॉर्मेशन से ये बताना है कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को कितने क्लेम के लिए बोल सकते हैं फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। अगर उन्होंने लॉस ऑफ स्टॉक पे पॉलिसी ले रखा था, द कंसर्न हैड टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का वैल्यू बता रखा है 60,000 है, और ये एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग है, मतलब हमारा कैलकुलेशन एवरेज क्लॉज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001 99,000 बोला है, परचेज 1,70,000, वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मतलब सेम वैसा ही क्वेश्चन, ये यहाँ से लेस होगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते वेजेस में। सेल्स बता दिया है, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, मतलब ड्रॉइंग्स हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कंसाइनी को 16 अगस्त को जो है जो गुड्स भेजा गया था कंसाइनमेंट में, वो अभी भी अनसोल्ड है 16,500 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1,500 बता रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं क्या बोला है। देखो फिर बोल रहा है while valuing the stock at 31st March 2001 1,000 were written off in respect of the slow moving item। slow moving item का मतलब ही poor selling line item या defective item या फिर जो है abnormal item, the cost of which was 5,000। बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है, जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया था 31 मार्च 2001 को, तो हम लोगों ने एक स्टॉक का वैल्यू 1,000 रुपए से कम कर दिया था, ठीक है। कौन सा स्टॉक का वैल्यू क्यों किया था, क्योंकि वो पीएसएल था और उस स्टॉक का
का ओरिजिनल प्राइस जो था, द कॉस्ट ऑफ विच वाज 5000 के स्टॉक को 1000 से कम किया था, यानी उसका वैल्यू हम लोगों ने 4000 से किया था। ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड एट लॉस ऑफ 500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2500, मतलब 2500 का ओरिजिनल कॉस्ट का जो स्टॉक था वो सेल हुआ है 250 के लॉस में, ठीक है। फिर बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही जैसा दो क्वेश्चन क्या सेम है, बाकी बचे हुए वैल्यू तो 500 का ओरिजिनल कॉस्ट था जिसको हम लोगों ने इतने में कम किया। अब जब सेल बता रहा है कैसे हुआ, तो बता रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से 250 लॉस में सेल हुआ 2500 का, और बाकी स्टॉक को जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा यानी 2500 में। द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज बोला है 20,000, एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जो जीपी रेशियो है वो 20% रहेगा, मतलब हमें जीपी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओनली मेमोरेंडम ट्रेडिंग से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, मतलब 2-3 पॉइंट को मिक्सड अप कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने इंडिविजुअली किया है, अब इसमें वो पॉइंट भी मिक्सड है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, साथ ही साथ पीएसएल वाला भी हमें यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो देखो मेमो ट्रेडिंग for 1/4/2001 to 31st of August, 30th of August होगा आई थिंक, 30th था कि 31st था, 31st था, ठीक है। 31st of August 2000 ये टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना था। ओपनिंग स्टॉक था हम लोग का 99,000। अब देखो जो पीएसएल आइटम था वो कब से हमारे साथ है, बोल रहा है कि जब 31 मार्च 2001 को, मतलब इस डेट को जब स्टॉक वैल्यू किया गया था तभी हमें पीएसएल आइटम मिला था। मतलब हम लोग इसके पहले जो भी क्वेश्चन के वहां पर मैंने बोला या तो तुम लोग पीएसएल आइटम को परचेज से हटा दो या ओपनिंग स्टॉक से हटा दो, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि ये पीएसएल हमारे पास कैसे पहुंचा। लेकिन अभी हमें बोल रहा है कि जब 31 मार्च 2001 में स्टॉक का वैल्यू किया गया तभी मुझे पीएसएल आइटम मिला, मतलब इसके अंदर पीएसएल इंक्लूडेड है। लेकिन कितने वैल्यू में इंक्लूडेड है? पीएसएल का तो ओरिजिनल कॉस्ट 5000 है, क्या ये 5000 से इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि जब इसका वैल्यू किया गया तो इसको 1000 से कम करके, यानी इसमें ये 4000 के बेसिस पे इंक्लूडेड होगा। यानी मुझे अगर इसमें से पीएसएल को लेस करना है, जो कि मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट जो भी बनाएंगे वो एक्सक्लूडिंग ऑफ पीएसएल बनाएंगे, तो मुझे पीएसएल कितना लेस करना चाहिए? मुझे पीएसएल लेस करना पड़ेगा 4000। क्यों? क्योंकि 5000 ओरिजिनल कॉस्ट, 1000 रिटर्न ऑफ हुआ और ये माइनस करके आ जाएगा 90 जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये 99,000 है, ठीक है। ये हो जाएगा 95,000, ठीक है। तो अगर इसमें तुम लोग परचेज से अपने मन से लेस कर देते हो, आंसर एक ही आएगा क्योंकि इस डेबिट साइड भी तो कम दिखेगा अमाउंट, लेकिन फिर वो गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब मुझे क्वेश्चन बता ही रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ पीएसएल आया है, तो हम अपने मन से एजम्पशन नहीं ले सकते हैं कि परचेज में ये आया है, तो मुझे ये यहीं पर दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग लिखेंगे टू परचेज, ठीक है। परचेज का वैल्यू है 1,70,000, वहां से मुझे क्या क्या लेस करना पड़ेगा? देखो परचेज है 1,70,000, वहां से मुझे लेस करना पड़ेगा ड्रॉइंग्स 15,000, लेस कर देते हैं। अच्छा ड्राइंग्स जो है ना, देखो यहाँ भी एक पॉइंट है, ये सेल वैल्यू में बोल रखा है, लेकिन ड्राइंग्स कभी भी सेल वैल्यू में थोड़ी ना होता है। अगर हम अपने ही शॉप से कोई प्रोडक्ट जो है ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरा ड्राइंग्स का वैल्यू हमेशा कॉस्ट में दिखेगा, ठीक है। मान लो मेरा जो है एक ग्रोसरी शॉप है जहां पर मान लो एक मैगी 12 रुपए का है, ठीक है। तो अगर हम एक मैगी लेके आ जाते हैं मुझे खाना है बोल के, तो फिर क्या होगा? क्या हम बोलेंगे मैंने 12 रुपए का मैगी ड्रॉ किया? नहीं, मान लो ये खरीदने में मुझे 10 रुपए का पड़ता है, तो हम ये बोलेंगे कि मेरा ड्रॉइंग्स का वैल्यू कितना है? 10 है। हम थोड़ी ना अपने ऊपर ही प्रॉफिट लगाएंगे, प्रॉफिट तो वही रिकॉर्ड होता है जो हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। तुम लोगों ने प्रूडेंस नेचर में देखा था, AS1 में मैंने पढ़ाया था कि प्रॉफिट जो रियलाइज्ड होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाता है।
जाता है। तो हम लोग खुद ही अगर अपने स्टॉक को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट कभी भी हम लोग रियलाइज नहीं करते। तो मुझे इसको सेल वैल्यू से कॉस्ट वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का एक स्पेशल पॉइंट मुझे दिखा, ठीक है। तो यहाँ 15,000 नहीं लिख सकते हैं, 15,000 से जीपी को लेस करेंगे। तो जीपी कितना चल रहा था ये क्वेश्चन में ना गिवन है, देखो जीपी इनका था, देखो 20% थ्रू आउट द ईयर। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 20% लेस, और ये हो जाएगा 3,000 मतलब 12,000। अच्छा, इसके अलावा भी एक फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन लेस होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये देखो 1500 का, तो लेस कर देते हैं 1500, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13,500, 1,70,000 से 13,500 लेस करना पड़ेगा। 1,56,500, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स। अच्छा, सेल्स कितना था, देखो हम लोगों ने ये लिख लिया, परचेज लिख लिया, वेजेस, अच्छा वेजेस लिखना पड़ेगा, वेजेस 50,000 से 3,000 लेस करके, तो वेजेस लिख लेते पहले, फिर उसके बाद सेल लिखेंगे। टू वेजेस 50,000 लेस 3,000, 47,000 लेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन का इंस्टॉलेशन का वेजेस कभी भी नॉर्मल वेजेस में नहीं आता है, वो मशीन के प्राइस से लेस हो सकता है, ठीक है, सॉरी मशीन के प्राइस में ऐड होता है 47,000 में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आएगा 20% के अकॉर्डिंग वो लिखना पड़ेगा, फिर टोटल करेंगे, फिर इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले देखते हैं सेल कितना होगा। तो सेल देखते हैं कितना बोला है, क्वेश्चन में बोलेगा। तो देखो हम लोगों ने ये डेटा लिखा, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये देखो सेल मिल गया। यहाँ पर ये भी शॉर्ट आउट कर लिया, ये भी कर लिया, ये बाकी है, ठीक है। तो चलो पहले सेल लिखते हैं 2,42,000 का, बाई सेल्स 2,42,000। इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर पीएसएल सेल को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही ये पीएसएल आइटम का कितना सेल हुआ है, कुछ लॉस में सेल हुआ है, ठीक है। हम देख लेते हैं फिर से एक बार अमाउंट, देखो कितना सेल हुआ है। बोल रहा है कि पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट 2,500। तो 2,500 का स्टॉक अगर 500 के लॉस में सेल होता है तो सेल वैल्यू निकल के आता है 2,000। मुझे पीएसएल सेल हटाना था, मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर जो बिना पीएसएल सेल मतलब जो नॉर्मल सेल है वो 2,40,000 का है, और नॉर्मल सेल पे जीपी भी मेरा 20% है, तो ये कितना हो रहा है 48,000, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, देखते हैं इसका टोटल कितना होता है। 1,56,500 प्लस 95,000 प्लस 47 और 48,000 प्लस 47,000 प्लस 48,000, 3,46,500, 3,46,500, 3,46,500, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखने के पहले कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक था वो भी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को एज ए बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में हम लोगों ने देखो कुछ दिन पहले ये चैप्टर भी किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनी। कंसाइनी को जो हम लोगों ने गुड्स भेजा था 16 अगस्त को, 16 अगस्त को, वो लाइंग अनसोल्ड विद देम, वो कंसाइनी के पास ही पड़ा हुआ है, कितने का है 16,500। तो हमें ये स्टॉक का वैल्यू दे दिया है, कॉस्ट में दे दिया है, तो हमें इसमें से प्रॉफिट वगैरह तो कुछ हटाना नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, देखो इसका ट्रीटमेंट मुझे ट्रेडिंग में ऐसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, जिसका लॉजिक मैंने तुम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट करते वक्त बताया था कि हम लोग क्यों दिखाते हैं वो स्टॉक का रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में जो स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, ताकि हमें ट्रू ग्रॉस मतलब ट्रू प्रॉफिट का पता चले कि हमें बिजनेस करके कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 16,500 को लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनी, लाइन विथ कंसाइन 16,500, ठीक है। तो 2,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 16,500, तो ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ जाएगा 90,000।
60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे टोटल लॉस। टोटल लॉस का कैलकुलेशन कैसे होगा? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था? नॉर्मल स्टॉक हम लोग के पास था 90,000, क्योंकि सब एबनॉर्मल आउट करके हम लोगों ने किया है, तो ये नॉर्मल का आंसर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, एबनॉर्मल स्टॉक कितना है? देखो, टोटल एबनॉर्मल स्टॉक था 5,000 का ओरिजिनल कॉस्ट का, जिसमें से 2,500 ओरिजिनल कॉस्ट वाला सेल हो गया, तो रिमेनिंग 2,500 होता है। और इसको मैंने इस पे इसीलिए वैल्यू किया क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि इसे मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही देखो दिखाना है, एस्टिमेटेड टू बी ओड द ओरिजिनल कॉस्ट, तो मैंने उसी बेसिस पे दिखा दिया। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है टोटल करने से 92,500 लेस सैल्वेज। सैल्वेज कितना हो जाएगा? सैल्वेज है देखो 20,000, 72,500, ये हो गया टोटल लॉस। अब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। तो 72,500 टोटल लॉस आउट ऑफ टोटल स्टॉक 92,500 इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना था? ये देखो ऊपर दिख रहा है 60,000। ठीक है, 60,000, 72,500, 92,500। अच्छा, 72,500, 92,500 इंटू 60,000, 47,027, 47,027 अप्रोक्स। ठीक है, इतने का हम लोग का क्लेम बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बता देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डायरेक्टली लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला स्टार्ट कर सकते हैं। ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स कैलाश एंड कंपनी ऑन 30th September फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1st April to 30th September, you are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The company had taken insurance policy of 75,000 which is subject to average clause. The value of goods salvage 27,000। मतलब हमें जो डेटा गिवन है वो 1st April से लेके डेट ऑफ फायर तक का गिवन है। पॉलिसी वैल्यू 75 है और सैल्वेज अमाउंट 27,000 है। जीपी प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 20% है। ओनली मेमो ट्रेडिंग हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000, परचेस 2,40,000। अब ये बोला नहीं कब से कब तक का है, जरूरी नहीं है बोलना, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि सारा डेटा 1st April से लेके 30th September तक का है। तो ठीक है, तो हम लोग ये तो हमें हैबिचुएट हो ही गया है कैसे करना है, तो चलो इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मेमो ट्रेडिंग, मेमो ट्रेडिंग फ्रॉम 1/4/2001 से लेके 30th September 2001। एक बार देख लेते हैं मैंने डेट सही लिखा कि नहीं। हाँ, 1/4 से लेके 30th September। अच्छा, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1,20,000। देखो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1,20,000। परचेज 2,40,000, टू परचेज, परचेज को ना इनर कॉलम में लिखो। क्यों हम बताते हैं? क्योंकि मुझे तो पता है ना क्वेश्चन में क्या है, नीचे ना हमारा जो है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब है, इसीलिए मैंने करवा दिया। देखो ये देखो, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर सेल्स वैल्यू 25,000 का ड्रॉइंग्स है, लेकिन ये सेल वैल्यू पे, तो इसे मुझे कॉस्ट पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स को कितने में दिखाएंगे? 25,000 के ड्रॉइंग्स में से मुझे लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट का अमाउंट, क्योंकि मुझे ड्रॉइंग्स को सेल वैल्यू में दिया हुआ है, उसे मुझे कॉस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2,500 लेस फ्री सैंपल। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरा हो जाएगा 2,500 फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और क्या लेस होगा देखते हैं क्या क्या लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, सेल्स बोला है 3,10,000, ये भी लिख लेते हैं। सेल्स बोला है 3,10,000, यहाँ कुछ पीएसएल तो था नहीं क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली सेल लिख लेते हैं। बाई सेल्स 3,10,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं
सेल्स लिख लिया, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, इसको मुझे सिर्फ जीपी लेस करके दिखाना है कितना कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी 28 सितंबर लाइन अनसोल्ड विद देम, तो ये मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करना पड़ेगा 25,000 का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक लाइन विद कंसाइन, 18,000। ये दिखाने का ना और एक रीजन भी है, जैसे देखो हम समझाते हैं, ये 90,000 का वैल्यू 16,500 से ज्यादा दिखता, मतलब हम इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना चाह रहे हैं कि ये 16,500 का स्टॉक जो मेरे कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है वो भी मेरे स्टॉक में गोडाउन में डिस्ट्रॉयड हो गया। इंश्योरेंस कंपनी तो ये नहीं मानेगी, बोलेगी ठीक है आपने इतना स्टॉक परचेज जरूर किया है और उसमें से जो सेल हो गया वो तो आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है, बचा हुआ स्टॉक हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर कोई स्टॉक मेरे कंसाइनी के पास है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए इसको लिखना है ताकि मेरा ये स्टॉक सिर्फ उतना ही वैल्यू को दिखाए जो मेरे गोडाउन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी एक रीजन है इसको दिखाने का। बाकी कंसाइनमेंट में भी मैंने तुम लोग को बताया था क्यों हम लोग इसको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 18,000 यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, बाकी यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और देखते हैं क्या डेटा गिवन है। तो देखो ये सभी डेटा मैंने ये नीचे का जो था लिख लिया। अब ऊपर देखो वेजेस में बोल रहा है मशीन का इंस्टॉलेशन 5,000 इंक्लूडेड है, मतलब उसे लेस करना पड़ेगा, तो ये एरर है, तो यहां पर लिख लेते हैं टू वेजेस 75,000 माइनस इंस्टॉलेशन 5,000, 70,000, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा देखते हैं जीपी रेशियो कितना बोला था क्वेश्चन में, तो जीपी रेशियो बोला था 20%, ठीक है, तो 20% होगा 20% ऑफ 3,10,000, तो ये हो जाएगा 62,000। और इधर मुझे 20% से इसको करना पड़ेगा लेस 20%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25,000 का 20%, 25,000 का 20%, 5,000 मतलब 20,000, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में इंश्योरेंस के क्वेश्चन में इस तरीके का चीज देता है, ड्राइंग्स दे दिया फ्री सैंपल, लेकिन वो कॉस्ट की जगह सेल वैल्यू पे कभी कभी दे देता है, और अगर हम लोग उस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2,40,000, ये हो गया 22,500, 2,40,000 माइनस 22,500, तो ये मेरा हो रहा है 2,17,500, 2,17,500 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, 3,37 प्लस 70 प्लस 62, मतलब 1,32, इसमें ऐड हो जाएगा और भी 1,32 दोनों मिला के, तो 4,69,500, 4,69,500 यहाँ भी हो जाएगा 4,69,500। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा चेक करते हैं, 3,10,000 माइनस 18, 1,41,500, 1,41,500, तो यहाँ पर टोटल ये 1,41,500। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लॉस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, ठीक है। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 1,41,500 लेस सैल्वेज, सैल्वेज था 27,000 माइनस 27,000, तो टोटल लॉस 1,14,500 टोटल लॉस, ठीक है। 27,000 हम दिखा देते हैं, 27,000 का मतलब ये रहा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 27,000 सैल्वेज। अब हम लोग निकालेंगे क्लेम, तो क्लेम कैसे निकलेगा, 1,14,500 टोटल लॉस आउट ऑफ 1,41,500 इंटू 75,000 क्लेम, ठीक है, मतलब क्लेम बोल रहे हैं पॉलिसी वैल्यू, तो क्लेम कितना निकल के आएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1,14,500 डिवाइडेड बाई
1,41,500, थोड़ा देखने में सिमिलर है डेटा, बट वो 41 है, ये 14 है, इंटू 75,000, ठीक है। तो 60,689 अप्रॉक्स, ठीक है, इतना क्लेम मिल जाएगा। तो लॉस इतना है तो मिनिमम इतना के क्लेम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग का हो गया है कंप्लीट। तो अगर हम लोग देखें तो लॉस ऑफ स्टॉक का देखो सीखा तो हम लोगों ने उस दिन ही था, आज तो एक दो नया क्वेश्चन देखा, बाकी तो मैंने देखो तुम लोग को बैठे बैठे प्रैक्टिस ही करवा दिया, मतलब घर पे और ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, अगर अभी ध्यान से सुने हैं तो हम लोग, ठीक है। हम जस्ट यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि मैंने कहाँ नोट डाउन किया था, उसको हम क्रॉस लगा देते हैं। ये देखो 3 और 4 भी हो गया। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर पंच करके दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर आज इतना ही। बाय बाय।